ये गुजर रहा था इस नदी के करीब, ये फूल हवा में ऐसे ऐसे हिल रहे थे। इस बंदे का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज मेमोरी। इस नज़ारे ने इस विलियम वर्ड्स के जहन पे एक बड़ी ना खत्म होने वाली, ना भूलने वाला एक इम्पैक्ट इम्प्रेशन डाला। दिस पॉइंट द पोइट गिव्स एडवाइस टू हिज सन। जो पोइट है वो अपने बेटे को एडवाइस दे रहा है, नसीहत कर रहा है। क्या नसीहत कर रहा है? ही टीच हाउ टू बिकम अ ब्रेव एंड गुड पर्सन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश का बोर्ड का पेपर आपके सामने है। बेटा आज इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके बोर्ड के पेपर में ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है बोर्ड के पेपर में, ये होता है कि समरी लिखनी होती है हमें पोइम की। आपकी जो न्यू बुक है इसमें 2 समरी हैं, एक डैफोडिल है और एक इफ़ है। तो आपके बोर्ड का जो पेपर होता है वो 2 टाइम होता है, यानी फर्स्ट टाइम होता है और सेकंड टाइम होता है। 2 टाइम पेपर होता है। तो होता ये है कि एक समरी फर्स्ट टाइम आती है और दूसरी सेकंड टाइम आती है। इसका मतलब है, अगर ये देखें आप, ये वाली समरी इफ़ और दूसरी वाली जो ये समरी है डैफोडिल। अब इन दोनों में से आपके बोर्ड के पेपर में एक ज़रूर आएगी और ये 5 नंबर का होता है। मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर इंग्लिश में मैं जब बच्चों की रिवीजन करवा रहा होता हूँ, तैयारी करवा रहा होता हूँ, तो सबसे पहले समरी करवाता हूँ। बेटा इसकी रीज़न ये है, अब देखें ये 10 नंबर के या ये पैराग्राफ है 4 नंबर का आता है जो ट्रांसलेशन है। पूरी बुक की ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको ये 2 पैराग्राफ 4-4 नंबर के आपके होंगे। और कितनी मज़े की बात है कि सिर्फ छोटी सी 2 समरी करनी है, ये 5 नंबर की ये तो आई ही आएगी। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले बेटा आपने समरियां क्लियर करनी है। ये आपके सामने 2024 का बोर्ड का पेपर है और इसमें आप देख सकते हैं जो सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। और ये कितने नंबर की आई हुई है? 5 नंबर की। नेक्स्ट पेपर देखते हैं 2023 का, यानी उससे पिछले साल का। इसमें अगर हम, ये फर्स्ट टाइम का था, ये दूसरे टाइम का पेपर है। तो इसमें अगर आप दूसरे टाइम के पेपर में देखो, सवाल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। फिर अब ये जो समरी है ना डैफोडिल, आपने लिखना भी इसी तरह है जैसे लिखी हुई है। कैसे? मतलब बोर्ड का जो क्वेश्चन है उसमें समरी लिखना है आपने, फिर आपने क्या लिखना है? डैफोडिल लिखनी है मार्कर के साथ, और फिर ये 3 कोटेशन जरूर लिखनी है। ये देख रहे हैं बेटा, अगर आपने 5 में से 5 नंबर लेने हैं ना, ये कोटेशन अगर आपको याद, जो बोल्ड करके मार्कर से लिखनी है, अगर आपको याद नहीं हो रही ना तो नहीं लिखेंगे तो आपको इसमें से 4 नंबर मिलेंगे, यानी 5 में से आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4। अगर आप ये कोटेशन लिख देंगे तो फिर आपके 5 में से 5 नंबर होंगे। तो इसलिए ये वाली जो कोटेशन है ये बेटा आपने जरूर लिखनी है। तो चले जी, मैं आपको अब याद करवाने लगा हूँ। समरी डैफोडिल है, बस ये मैंने पैटर्न का पेपर का बता दिया ताकि आपको थोड़ी सी समझ हम करने क्या जा रहे हैं। अब इससे पहले ना मैं इसकी वर्डिंग पे जाऊं, वर्डिंग बाय वर्डिंग जाऊं, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये इमेज देख रहे हैं? अब इस बंदे का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। इस पोइट का, इसका नाम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। नाम याद रहेगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये लिखा हुआ है इसमें, ये स्पेलिंग है इसकी। इस बंदे का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये नाम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। इस बंदे का नाम है, ये पोइट है एक, क्या है? पोइट, और रोमांटिक पोइट है। बड़ी नेचर से रिलेटेड, कुदरती नज़ारों के मुताबिक ये शायरी करता है। ठीक है, ये बंदा, इसका नाम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक पोइट है और रोमांटिक पोइट है। अच्छा, ये जो फूल नजर आ रहे हैं ये डैफोडिल है। इन फूलों का क्या नाम है? डैफोडिल के फूल हैं। आप भी नरगिस, ये अक्सर नदी के किनारे होते हैं और ये इस तरह फूल, ये गोल्डन कलर, येलो कलर होता है। अच्छा, ये गुजर रहा था इस नदी के करीब, ये फूल हवा में ऐसे ऐसे हिल रहे थे, मूव कर रहे थे। तो इस बंदे ने देखा तो ये नज़ारा इसको बड़ा खूबसूरत लगा कि देखें ये फूल जो है किस तरह मज़े से डांस कर रहे हैं नदी के किनारे। तो इस सीन को देखते हुए इसने ये पोइम लिखी है डैफोडिल्स। अब मतलब आप सिनेरियो में आ गए ना, अब हम इसको याद करते हैं। दिस पोइम हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो डैफोडिल पोइम है ये किसने लिखी है?
विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये याद करना है आपने, इसका कोई इतना मतलब नहीं है, मतलब तो होते हैं लेकिन ये तो भाई ये पोइम का हिस्सा नहीं होते, ये आपकी क्वेश्चन को इम्प्रूव करते हैं। आई लव नेचर एज मच एज आई लव माई सेल्फ, मैं नेचर को इतना पसंद करता हूँ जितना मैं अपने आप को भी नहीं करता, ये इतना पसंद करता हूँ जितना कुदरती चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं जितनी मुझे अपना आप अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये खैर आपने रट लेना है। मैं अगेन समरी की तरफ आता हूँ। दिस पोइम हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि अ रोमांटिक पोइट, जो कि एक रोमांटिक पोइट है। ही इज आल्सो नोन एज द पोइट ऑफ नेचर बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट। अच्छा, इसको ना पोइट ऑफ नेचर भी कहते हैं इस बंदे को, कुदरत ये नज़ारों का शायर, क्योंकि ना इसकी जितनी भी पोइट्री है ना ये नज़ारों से, खूबसूरत पहाड़ों पे लिखी इसने नज़र, बादलों पे बारिश आ रही है, परिंदों पे, कुदरती मज़ारों पे जो है ना, मज़हर जो कुदरती मज़हर हैं जैसे फूलों पे, इस पे ये पोइट्री करता है बंदा। तो इसलिए से हम क्या कहते हैं, द ही इज नोन एज द पोइट ऑफ नेचर। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट, क्योंकि ये नेचर से, कुदरती नज़ारों से प्यार करता है। तो द पोइम हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वो कौन है? रोमांटिक पोइट है वो। ही इज नोन एज द पोइट ऑफ नेचर। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट। इसकी जितनी भी नज़में हैं, मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स डिस्क्राइब द नेचर एंड इट्स ब्यूटी। इसकी ज्यादातर नज़मों में आपको कुदरती चीजों की खूबसूरती को बयान किया गया। द मोस्ट ऑफ हिज पोइम डिस्क्राइब द नेचर एंड इट्स ब्यूटी। ठीक है, मोस्ट ऑफ हिज पोइम डिस्क्राइब द नेचर एंड इट्स ब्यूटी। अब ये हमने दे दिया इंट्रो। ठीक है, इंट्रो आ गया समझ। पोइम किसने लिखी है भाई? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वो कौन है? रोमांटिक पोइट है। इसको नेचर का पोइट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ हिज पोइम डिस्क्राइब द नेचर एंड इट्स ब्यूटी। डन हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन दिस पोइम, जो डैफोडिल पोइम है, इसमें ही डिस्क्राइब्स, वो क्या डिस्क्राइब करता है? एन एक्सपीरियंस ऑफ इंजॉयमेंट एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल। ये बिल्कुल ये वाली लाइन ये कह रहा है कि इस पोइम में वो अपना उसका एक उसने जो फूलों को देख के वो खुश हुआ था, उसका एक एक्सपीरियंस उसने शेयर किया है इस पोइम में। ठीक है, ही डिस्क्राइब, उसने वो इस पोइम में क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉयमेंट। उसने जो मजा लिया था इस नज़ारे का, एक्सपीरियंस था उसका जो इस नज़ारे का, एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल। ये जो ब्यूटीफुल डैफोडिल का साइट है, नज़ारा है, इससे जो इसे मजा आया था, अच्छा लगा था, वो चीजें इसमें शेयर कर रहा है। वंस ही वॉज वॉकिंग इन द कंट्री साइड when he came across a large number of daffodil growing along the bank of lake। अच्छा, बैंक ऑफ लेक क्या है? ये दरिया के किनारे कहते हैं, या नदी के किनारे। वैसे बैंक ऑफ लेक एक नदी के किनारे जब वो गुजर रहा था बाहर, तो उसने लार्ज नंबर ऑफ, काफी ज्यादा डैफोडिल के फूल देखे। ठीक है, ही वॉज वॉकिंग, एक दफा वो गुजर रहा था कंट्री साइड, व्हेन ही केम अक्रॉस का मतलब है उसे सामना हुआ, उसने देखे लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, बहुत ज्यादा तादाद में डैफोडिल के फूल जो उगे हुए थे, ग्रोइंग अलोंग द बैंक ऑफ लेक। बेटा बात समझ आ गई? वंस ही वॉज वॉकिंग इन द कंट्री साइड व्हेन ही केम अक्रॉस, उसे देखे लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स ग्रोइंग अलोंग द बैंक ऑफ लेक। ठीक, नेक्स्ट जी, द फ्लावर्स वर मूविंग एंड डांसिंग। उसने देखा इन द ब्रीज, हवा में, वो देख रहा था कि हवा में ये डांस कर रहे थे, मतलब मूव कर रहे थे, हिल रहे थे। तो द फ्लावर्स वर मूविंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। द साइट, दिस साइट, इस नज़ारे ने डिलाइटेड, खुश कर दिया पोइट को, एंड ही लुक्ड एट द फ्लावर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब उसने ये नज़ारा देखा कि फूल जो है बड़े मज़े से मूव, हरकत कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, तो वो इस नज़ारे को कई देर तक देखता रहा। ठीक है, तो दिस साइट डिलाइटेड द पोइट, इस नज़ारे ने पोइट को खुश कर दिया, एंड ही लुक्ड एट द फ्लावर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो उन फूलों को काफी देर तक देखता रहा। दिस साइट लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन हिज मेमोरी। इस नज़ारे ने इस विलियम वर्ड्स के जहन पे एक बड़ी ना खत्म होने वाली, ना भूलने वाला एक इंप्रेशन डाला, यानी उसे ये नज़ारा हमेशा याद रहा। दिस साइट, इस नज़ारे ने लेफ्ट, छोड़ा, लास्टिंग इंप्रेशन, हमेशा रहने वाला इंप्रेशन ऑन हिज मेमोरी। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने ये ऐड कर देना, ये वाला लुक डीप इनटू द नेचर। अगर आप नेचर को, कुदरत को
गहरे अंदाज में देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। आपको हर चीज खूबसूरत नजर आएगी, बेहतर नजर आएगी। समझ आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट जी, आखिरी पैराग्राफ। एज अ रिजल्ट, बेटा ये आना ही आना है पेपर में, तो आपने याद कर लेना है। और एक मैं बात यहाँ बता दूं, बाज नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें लंबी लंबी समरी लिखी होती है। हमें पता है बोर्ड के पेपर में यही चीज रिक्वायर होती है कि समरी का मतलब है आप उसका एक खुलासा बता दो और उसमें कोटेशन ऐड कर दो। आपके 5 नंबर आएंगे, बेफिक्र होकर आपने करना है, ठीक है। और वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह हम तमाम सब्जेक्ट की इसी तरह आपकी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट, वेन एवर ही इज़ अलोन, अच्छा फिर जब भी अकेला होता था, इन अ थिंकिंग मूड, सैड मूड, जब भी वो अकेला परेशान होता था, द सेम साइट कम इन टू हिज माइंड, जब भी वो अकेला परेशान बैठा हो, इस नज़ारे को वो जहन में लेके आ जाता था, इमेजिनेशन में, ख्यालों में। फिर हिज हार्ट विद प्लेयर, इसका दिल खुशी से भर जाता था। दिस एक्सपीरियंस हैज बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेयर ऑफ द फॉर द पोइट। ये जो नज़ारा था, ये जो तजर्बा था, ये जो एक्सपीरियंस था, इस नज़ारे ने पोइट की मतलब के लिए परमानेंट वो खुशी का जरिया बन गया। जब वो परेशान होता था, वो देखता था अच्छा यार वो फूल हैं, बेजान है, किस तरह डांस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो हमें भी इसी तरह खुश होना चाहिए, ठीक है। तो आखिरी कोट इसका, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कोई भी खूबसूरत चीज़ होती है वो आपको हमेशा के लिए खुशी देती है। अच्छा बेटा ये समरी थी इसकी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समरी कुछ ना कुछ याद भी होगी। एक बार और भी सुन लेंगे तो मैं कहता हूँ पक्की हो जाएगी। अच्छा बेटा, जो आपकी इफ समरी है ना, यानी ये पोइम है, असल में एक जैसे नज़म नहीं होती, उसमें अब क्या बताया गया है वो हम करने लगे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इफ में ना असल में इस सारी पोइम का क्या मकसद है कि एक बाप अपने बेटे को कुछ नसीहतें कर रहा है। वो नसीहतें भी बड़ी मज़े की हैं, आपके काम भी आएंगी, वैसे भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है कि आप ये करो, ये इस तरह बिहेव किया करो। वो देखते हैं जी क्या क्या नसीहतें बाप बेटे को कर रहे हैं। ओके जी। अब 2 लाइनों का पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। अच्छा जो बच्चे वीक हैं ना, अगर कहते हैं सर हमसे ये तो मुश्किल है, तो ये 2 लाइनों का इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे तो आपके बोर्ड के पेपर में 4.5 मार्क्स आ जाएंगे। तो जो बच्चे वीक हैं वो इन दिस पोइम से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंट्रोडक्शन भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, कर लेंगे भी। तो सबसे पहली बात आपने बतानी, दिस पोइम हैज बीन रिटन बाय रुडर्ड किपलिंग, ठीक है। रुडर्ड किपलिंग ने ये पोइम लिखी है, जो कि एक इंग्लिश पोइट, एक ऑथर और एक जर्नलिस्ट है, ठीक है जी। किसने लिखी? रुडर्ड किपलिंग ने, जो कि एक इंग्लिश पोइट है, यानी एक इंग्लिश शायर है, ऑथर है और जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट जो होते हैं, अब पहली लाइन में देखें, हमें समझ आ गई ना भाई, एक रुडर्ड किपलिंग एक बंदा है जो एक पोइट है, इंग्लिश ऑथर है और एक जर्नलिस्ट है। उसने ये पोइम इफ लिखी है। डन जी। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज फेमस बुक्स। उसकी कुछ मशहूर किताबें भी हैं। कौन कौन सी? द जंगल बुक एक बुक हो गई, किम दूसरी बुक होगी, और तीसरी बुक है द मैन हु वुड बी किंग। 3 बुक के नाम हमने बता दिए हैं उसके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब ये 2 लाइनों का इंट्रोडक्शन है, इसमें हमने क्या बताया? रुडर्ड किपलिंग ने लिखी है, वो इंग्लिश पोइट है, वो ऑथर है, जर्नलिस्ट है। उसकी जो मशहूर किताबें हैं वो कौन सी है? जंगल बुक, किम और द मैन हु वुड बी किंग। डन हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन दिस पोइम द पोइट गिव्स एडवाइस टू हिज सन। जो पोइट है वो अपने बेटे को एडवाइस दे रहा है, नसीहत कर रहा है। क्या नसीहत कर रहा है? ही टीच हाउ टू बिकम अ ब्रेव एंड गुड पर्सन। वो अपने बेटे को टीच कर रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है, पढ़ा रहा है कि किस तरह एक बहादुर और अच्छा इंसान बना जा सकता है। ठीक हो गया। ही सेज, वो कहता है, टू स्टे काम। स्टे काम का मतलब है सुकून, पुरसुकून रहो। व्हेन अदर आर एंग्री, जब दूसरे किसी, यानी वो इसमें ये लाइन में ये कहना चाह रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जब जिस पे लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन में स्टे कॉम, बिल्कुल पुरसुकून रहो। क्योंकि पुरसुकून, गुस्सा आपको पता है ना अकल को कहा जाता है। तो पहली नसीहत उसने क्या की? अगर आप ब्रेव, बहादुर और गुड पर्सन बनना चाहते हैं, बेटों को कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है और दूसरे लोग जिस सिचुएशन में गुस्सा हो जाते हैं, आप उसमें स्टे काम,
पुरसुकून रहो। वी शुड बिलीव इन आवर सेल्फ, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। इवन इफ पीपल डाउट अस, लोगों को उस हम पे डाउट होगा, ये पता नहीं 9th क्लास अच्छे नंबरों से कवर क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये अच्छे नंबर लेगा कि नहीं लेगा, दूसरों को आप पे शक भी हो, आप अपने ऊपर भरोसा रखो कि जी वी कैन डू दैट, हम ये कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। वी शुड बिलीव इन आवर सेल्फ, हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, हत्ता कि पीपल डाउट अस, लोगों को शक होता रहे। वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। नॉट हेट एनीवन, किसी से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। वी शुड ड्रीम, हमें ख्वाब देखने चाहिए, बट नॉट लेट ड्रीम कंट्रोल अस, हमें ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन ख्वाब ऐसे ना हम देखें जो हमें ही कंट्रोल कर ले, बल्कि हम ख्वाबों को कंट्रोल करें। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ख्वाब हम पे, यानी ख्वाहिशें हमारी हम पे हावी ना हो। हम ख्वाब ज़रूर देखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें, लेकिन ख्वाहिश हमारे ऊपर हावी नहीं होने चाहिए। नॉट लेट ड्रीम कंट्रोल अस, नॉट लेट ड्रीम्स, ख्वाबों को इजाज़त ना दो, ख्वाहिशों को इजाज़त ना दो कंट्रोल अस, कि वो हम पे कंट्रोल करे। हाँ, हम ख्वाब ज़रूर देखें। वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए, बट नॉट ओनली लिव इन थॉट्स। अब इसका मतलब है हमें अब दूर का, फ्यूचर का सोचना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि हम हमेशा बस सोचों में ही बैठे हैं, अच्छा तैयारी करेंगे, अच्छा पेपर में हम ये कर लेंगे, नहीं। विथ, हमें इसका सोचना ज़रूर चाहिए। वी शुड थिंक बट नॉट ओनली लिव इन थॉट्स, ख्यालों में ही नहीं रहना चाहिए, कुछ करना भी चाहिए। वी मस्ट ट्रीट सक्सेस एंड फेलियर इन द सेम वे, किसी मुकाम पे अगर हम कामयाब हो गए हैं तो हमें कोई शोखियाँ नहीं मारनी चाहिए, अगर हम फेल हो गए हैं तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें वी मस्ट ट्रीट सक्सेस एंड फेलियर इन द सेम वे, एक जैसा। ठीक है जी। अब इसके बाद है आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। अब बेटा ये कोट आपने ऐड कर देना, एज इट इज़ लिख के याद कर लेना है। कोट, ये कोट ना कोटेशन होती हैं, आप जिस समरी में जो भी डैफोडिल की हो उसमें भी मैंने लिखी हैं, तो कम से कम 2 कोटेशन होनी चाहिए एक समरी में, फिर आपके पूरे मार्क्स आते हैं। डन हो गया जी। द पोइट सेज, पोइट कहता है वी मस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग इन हार्ड टाइम, हमें सख्त दिनों में यानी मुश्किलात में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ वी लूज एवरीथिंग, हम अगर सारा कुछ खो दे, वी शुड ट्राई अगेन, हमें फिर कोशिश करनी चाहिए। वी मस्ट नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इवन व्हेन वी आर टायर्ड, हम थके हुए हों भी, तो आवर विल पावर शुड हेल्प अस, जब हम थक जाएं तो हमारी विल पावर जो है, विल पावर क्या होती है, कुछ करने का जुनून। जब हम थक जाएं, यार याद नहीं हो रही, समरी याद नहीं हो रही, ये केमिस्ट्री याद नहीं हो रही, तो जो हमारी विल पावर है, ख्वाहिश है, कुछ कर दिखाने का जुनून है, वो हमें हमारी हेल्प करे कि नहीं उठो करो। ठीक है, तो ये बात हो गई। वी शुड बी पोलाइट विद एवरीवन, हमें हर एक से नरमी से बर्ताव करना चाहिए, रिच हो या पुअर हो, अमीर हो या गरीब हो। वी शुड नॉट बी प्राउड और फील हर्ट बाय अदर्स, हमें प्राउड नहीं करना चाहिए, फ़ख्र नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए, और दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। वी मस्ट यूज़ एवरी मिनट इन गुड वे, हमारा एक एक मिनट कीमती है। ये 9th क्लास बेटा आपको भी कह रहा हूँ, आपका एक एक मिनट कीमती है, उसको यूटिलाइज करें। योर्स, अब अगेन कोटेशन है बेटा, ये ज़रूर याद रखनी है। योर्स इन द अर्थ, yours is the earth and everything that in it, and which is more you will be man my son। मतलब इसमें ओवरऑल कह रहा है कि अगर ये ज़मीन है, यूँ समझ ले कि वो तेरी है, या इसमें जो कुछ है वो तेरा ही है मेरा बेटा, तो आप टाइम को इस्तेमाल करो। ये बातें, ये कहानी मेरे ख्याल में इसमें अब आपको ये समझ आ गई होगी। मैं फिर भी थोड़ा सा इसको आपको एक नक्शा बना देता हूँ। इफ़ समरी में बाप ने बेटे को कुछ नसीहतें कर रहा है कि अगर आप ब्रेव रहना चाहते हैं, अगर आप बहादुर बनना चाहते हैं, तो आप क्या करो, जब दूसरे लोग एंग्री हों तो आप पुरसुकून रहो, आप अपने आप पर भरोसा रखो, आप हमेशा सच बोलो, किसी से नफरत ना करो, आप ख्वाबों को पीछे, ख्वाब देखो लेकिन ख्वाबों के पीछे ना भागो, आप सोचो ज़रूर मुस्तकबिल का, लेकिन हमेशा सोचों में ना रहो। फिर आप मुश्किलात में स्ट्रोंग रहो, जब सब कुछ भी खो दो तो दोबारा कोशिश करो, कभी हार ना मानो।
थक जाओ तो विल पावर आपकी हेल्प करे। हमेशा गरीब हो अमीर हो आप उनसे पोलाइट रहो, गुरूर ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ और हर मिनट को यूज़ करो। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है इससे आपको अच्छी बात भी सुनने को मिली होगी और आपको ये समरी का थीम भी समझ आ गया होगा। तो बेटा आपने क्या करना है, इसको याद करके एक जगह नीट नोटबुक पे आपने लिख लेना है। बेटा मैं स्कूल में या अपनी ट्यूशन में एकेडमी में तो ये करवाता हूँ कि अपने बच्चे को लिख लिख के चीज़ें याद करवाता हूँ, तो ये एक जगह लिख लें, क्योंकि हर बार फिर यही करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगी। आप अपने टीचर को चेक करवाएंगे तो टीचर भी आपका कहेगा कि वाकई ये आसान भी है और 5 नंबर वाली भी है, यानी इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ठीक है जी बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।